जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं राज कोचिंग सेंटर की तरफ से आदर्श कुमार आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस लेके आया हूँ। 12th क्लास के लिए मिशन 2027 के लिए आप लोग के लिए जो बैच है मिशन 2027 का वो पॉलिटिकल साइंस है 12th का। 12th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है राष्ट्र निर्माण के बारे में। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसमें क्या क्या समस्या आई है राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक देश को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, क्या क्या जरूरी होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए, ताकि आगे जो आपका बुक में आने वाला है वह बाद में दिक्कत ना करे आपको कि इसमें ये हमको समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं जो हमको पहले ही जान लेना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन से कि लोग हमारे बारे में क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि आपका जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसमें कहना है कि आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अभी क्या है गांव घर में लाइब्रेरी खुल गया, तो आप लोग किसी लाइब्रेरी में जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो लोग देख के बोलते होंगे पढ़ के क्या कर लेगा, बहुत लोग है जो अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। जैसे हम ही एनसीसी किए हुए, तो हमको बोलता है गाँव में एनसीसी करके अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया है, तुम क्या कर लेगा। तो एनसीसी एक जो है कि सेना का जीवन जीने का तरीका होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एनसीसी करने से हमें नौकरी ही लग जाता है, या फिर आप कितना लोग है जो मैट्रिक इंटर 12th ये सब कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सभी का नौकरी ही लग जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आप अपनी तैयारी बरकरार रखनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, अगर वह हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्लास की ओर। सबसे पहले आपका राज कोचिंग सेंटर की तरफ से मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपका, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो हम चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं राजनीतिक शास्त्र। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक शास्त्र कहते किसको है, ये होता क्या है। राजनीतिक मतलब क्या होता है, राजनीति मतलब है किसी देश में राज करना। ठीक है, जैसे कोई हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए है, एमपी है, मुख्यमंत्री है, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे। शास्त्र मतलब होता है विज्ञान, शास्त्र मतलब क्या होता है विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि किसी राष्ट्र का अध्याय, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। एक देश को निर्माण करने, एक देश को बनाने में, ठीक है, एक देश को बनाने में क्या क्या चुनौती आई है। चुनौती मतलब होता है चैलेंज, कि क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, यानी कि राजनीतिक शास्त्र किसको कहते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र सोशल साइंस का एक भाग है, जिसके बारे में हम राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में करते हैं, सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, वही राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। और राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा गया है। किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा गया। आपका परिभाषा भी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। भाग मतलब होता है हिस्सा, किसी भी चीज का क्या होता है हिस्सा होता है। जैसे हम बताया, जैसे कि आप 10th में पढ़े होंगे कि हिस्सा उसको कहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, हमारा देश जब 1947 को आजाद हुआ था, 1947 को जब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन पाकिस्तान क्या हुआ था, भारत से विभाजित हुआ था, मतलब अलग हुआ था। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, जैसे दादा हो गए, पापा हो गए, उनसे पूछेंगे कि पापा पाकिस्तान कौन था, क्या था, नहीं था, तो वो बताएंगे कि पाकिस्तान भी क्या है
पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, मतलब क्या है, भारत का एक टुकड़ा है पाकिस्तान, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, भाग बोला जाता है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान का क्या है, राजनीतिक शास्त्र एक भाग है, क्या है, भाग है, ठीक है। इनके कई सारे भाग होते हैं, जैसे हम आप भूगोल पढ़े होंगे, भूगोल भी क्या है, सामाजिक विज्ञान में ही आता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हो गया इतिहास, दूसरा हो गया इतिहास, और भी कई सारे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये सभी मिलकर सोशल साइंस बनाते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान बनाते हैं। और किसी एक पर्सनल के विषय में, किसी एक पर्सनल विषय के बारे में पढ़ेंगे तो वह क्या है, सामाजिक विज्ञान का एक भाग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीतिक शास्त्र के पिता, राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जब टेंथ आप जब बायोलॉजी पढ़े होंगे, बायोलॉजी में भी वो बायोलॉजी का जनक भी किन्हें कहा गया है, अरस्तु को भी, अरस्तु को ही कहा गया है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है, अरस्तु को ही कहा गया है, ठीक है। तो उसके बाद अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोकतंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोक मतलब होता है जनता, लोक मतलब क्या होता है, जनता, तंत्र मतलब होता है ढांचा, एक तरह से क्या बोलते हैं, ढांचा बोल सकते हैं, सिस्टम, कि जनता के द्वारा चलाया हुआ वैसा सिस्टम जिसमें जनता ही राज करता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा में दिया हुआ है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को, जनता के द्वारा शासित शासन होता है, मतलब वैसा शासन जिसमें कि जनता ही राज करता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, तो जनता के द्वारा चलाया हुआ लोकतंत्र है। हम अपने ऊपर शासन करने वाले को हम खुद ही चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री को ही चुनते हैं, ठीक है, संसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, हम अपने से ही चुनते हैं हमारे ऊपर शासन करने वाले को। इसी को लोकतंत्र कहा गया है, जहां पर जनता का राज हो उसे लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र जो होता है वो दो तरह के होता है। लोकतंत्र कितने तरह के होता है, वो दो तरह के होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जो हम किसी भी नेता या फिर मंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको होता है जहां हम किसी मतलब उनका नेता का जो आदमी होता है, जैसे हम क्या विधायक को चुनते हैं किसके लिए, मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, उसी तरह संसद को किसके लिए चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। तो जहां पर हम एमएलए को चुनते हैं, यानी कि विधायक को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र, जहां पर विधायक चुनते हैं किसके लिए चुनते हैं, सीएम के लिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, किसके लिए चुनते हैं, तो चीफ मिनिस्टर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलते हैं जहां जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, डायरेक्ट किसको चुनती है, सरकार को। ऐसे आपको नॉर्मल समझने के लिए हम बता देते हैं, अपने गांव में अगर आपके पापा वोटिंग दिए होंगे तो मुखिया और सरपंच को दिए होंगे, किसको दिए होंगे, मुखिया को, और किसको, सरपंच को दिए होंगे, ठीक है, किसको देते होंगे, मुखिया और सरपंच को। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ की जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव है। कौन सा देशों में? छोटे देशों में, जहाँ की देश की आबादी कम हो, वहां पर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। ऐसे हमारे देश में 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनता है। 121 करोड़ में एक संसद के नीचे, एक संसद के नीचे 10 लाख जनता रहती है। कितना रहती है? 10 लाख। दस लाख जनता के नीचे 10 लाख जनता का एक जो प्रतिनिधि होता है वह संसद होता है, और वही संसद पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। ठीक है, कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, वो समस्या है, इन सभी चीज़ों को के ऊपर कौन समस्या आवाज उठाते हैं? तो संसद उठाते हैं। कौन उठाते हैं आवाज? संसद उठाते हैं। और इन्हीं को हम चुनते हैं। यहाँ पर यह एक तरह का प्रतिनिधि होता है, और डायरेक्ट हम किसको चुनते हैं? संसद को ही चुनते हैं। और हम पर संसद किसको चुनते हैं? संसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। ठीक है, किसको चुनते हैं? यानी कि पीएम जिसको बोलते हैं, उन्हें चुना जाता है। संसद के द्वारा किन्हें चुना जाता है? प्रधानमंत्री को। और जनता के द्वारा किन्हें चुना जाता है? संसद को। संसद के द्वारा प्रधानमंत्री को। यह जो होता है, यह होता है अप्रत्यक्ष रूप। ठीक है, यह कौन सा शासन होता है? अप्रत्यक्ष शासन। ठीक है, लोकतंत्र। यह कौन सा लोकतंत्र होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलते हैं जिसे कि जैसे हम यहाँ से एमएलए को चुनेंगे, ठीक है, और एमएलए मुख्यमंत्री को चुनेंगे। यानी एमएलए बोला जाता है विधायक को। किसको बोला जाता है? विधायक को। ठीक है, एमएलए किसे बोला जाता है? तो विधायक को बोला जाता है। तो हम चुनेंगे विधायक को, और विधायक चुनेंगे हमारे मुख्यमंत्री को, जिसे हम सीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएम। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है, क्या बोला जाता है? मुख्यमंत्री। इंग्लिश में बोला जाता है चीफ मिनिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में सीएम। और इन्हें ही क्या विधायक चुनते हैं? कौन चुनते हैं? विधायक चुनते हैं। ठीक है, और विधायक को जनता चुनती है, संसद को जनता चुनती है, और प्रधानमंत्री को संसद चुनते हैं। ठीक है, तो यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, और वह देश जो है छोटा देश है, इसीलिए वहाँ पर यह चीज़ संभव है। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट जनता चुनेगी, या फिर मान लीजिए संसद नहीं रहेंगे बीच में, आवाज़ उठाने के लिए जनता संसद भवन पहुँचेगी, तो संसद से भवन क्या हो जाएगा? सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा 10 लाख आदमी आपको कम लग रहा है? 10 लाख बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए उसके ऊपर कौन रखा जाता है? संसद को रखा जाता है। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्यक्ष रूप वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ हम बताए थे आपको, यह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी हमने आपको बताया है कि सरकार को, जैसे बिहार का चुनाव में, बिहार मान लीजिए चुनाव के कगार पर अगर आएगा, अभी तो चुनाव हो गया, तो चुनाव करने के लिए वह जो सीएम बनने वाला होगा, वह अपने प्रतिनिधि को क्षेत्र में भेजेगा कि इस क्षेत्र में आप लड़िए, इस क्षेत्र में चुनाव, इस क्षेत्र से आप लड़िए। और चुनाव किसका होता है? तो विधायक का होता है। किसका होता है? विधायक का चुनाव होता है। और विधायक फिर किसको चुनेगा? मुख्यमंत्री को चुनेगा। विधायक किसको चुनता है? मुख्यमंत्री। और उसके बाद प्रतिनिधि जो होता है वह संसद और विधायक ही होता है। तो संसद किसको चुनता है? वह संसद चुनता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष
लोकतंत्र, ठीक है। दो बातों को समझना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलता है जहाँ कि प्रतिनिधि के माध्यम से हम सरकार को चुनते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ डायरेक्ट हम सरकार को चुनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपका शासन। तो शासन कितने प्रकार का होता है? शासन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने शासन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार का आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है आपका राजतंत्र। पहला क्या है? राजतंत्र। दूसरा है लोकतंत्र। तीसरा है तानाशाही और चौथा है सैनिक शासन, ठीक है। तो राजतंत्र उसको बोला जाता है जहां राजा का राज हो। किसका हो? राजा का। किसका हो? राजा का हो, ठीक है। जहां राजा का राज हो, यानी कि राजा का राज हो, उसे क्या कहा जाता है? राजतंत्र। और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होता है, यानी कि यहाँ पर जो शासन चलता है वह कैसे चलता है? वंशानुगत चलता है। कैसे चलता है? वंशानुगत चलता है, ठीक है। कैसे चलता है? वंशानुगत। यह चलता है वंशानुगत। यह कैसे चलता है? वंशानुगत। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र हमने आपको बता ही दिया। लोकतंत्र वो होता है जहां पर जनता का राज चलता है। यहाँ किसका राज चलता है? जनता का राज, ठीक है। यहाँ किसका राज चलता है? जनता का राज, यानी जनता सरकार को चुनती है और सरकार हमारे ऊपर शासन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे भारत में ही लोकतंत्र है। उसके बाद तानाशाही। तानाशाही किसे कहा जाता है? तो तानाशाही और सैनिक शासन एक तरह से एक ही होता है। तानाशाही और सैनिक शासन एक तरह से एक ही होता है। तानाशाही वह होता है जो लाठी और बंदूक के नोक पर लाठी और बंदूक के नोक पर जिस देश में लाठी और बंदूक के नोक पर शासन किया जाता है उसे ही तानाशाही कहा जाता है। वैसे शासन को क्या कहा जाता है? तानाशाही शासन कहा जाता है। आज जबरदस्ती किसी के ऊपर शासन करना ही क्या कहलाता है? तानाशाही, ठीक है। उसके बाद है सैनिक शासन। सैनिक शासन होता है जिस देश में सेना प्रमुख होता है, वह सेना प्रमुख आकर वहाँ के उस देश का प्रधानमंत्री को या तो फिर राष्ट्रपति को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उसको हटा करके अपना राज्य स्थापित करता है, उसे ही सैनिक शासन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैनिक शासन। किसी देश का मान लीजिए प्रधानमंत्री है, उसको जो यहाँ पर मान लीजिए यह सिस्टम पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। यह सिस्टम जो देखने के लिए मिला था, कहाँ मिला था? पाकिस्तान में देखने के लिए मिला था। इसमें हुआ क्या था? वहाँ पर जो जनरल थे, जनरल ने आके क्या किया, वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा करके उसके जगह पर अपना राज्य स्थापित कर लिया कि हम यहाँ पर राजा बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस सिचुएशन में उसका जो उस शासन का जो नाम पड़ा था वह था सैनिक शासन। वह कौन सा शासन था? सैनिक शासन। उसे क्या बोलेंगे हम? सैनिक शासन बोलेंगे, ठीक है। इसका इन सभी चीज़ों का परिभाषा इन चारों शासन का परिभाषा दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पर राजतंत्र बोला गया है वैसा शासन। क्या बोला गया? वैसा शासन जिसमें राजा का पद क्या हो? वंशानुगत हो। अभी हमने आपको बताया था क्या हो? वंशानुगत हो। वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। यहाँ जैसे कि यह जो होता है, आपने मान लीजिए भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले राजतंत्र नहीं था। भारत में पहले क्या था? राजतंत्र ही था। यहाँ पर पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया। मतलब वंशानुगत, पहले बाप था, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो ये होता है राजतंत्र।
ऐसे शासन को क्या बोला जाता है? राजतंत्र। अब राजतंत्र खराब होता है या सही होता है, यह राजा के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? यह राजा के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? राजा के ऊपर। राजा अगर अच्छा है तो राजतंत्र सही है, राजा अगर खराब है तो राजतंत्र खराब। उसके बाद लोकतंत्र। उसके बाद क्या है? लोकतंत्र। वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि वैसा शासन जहां पर जनता सरकार को चुनती है। किसको चुनती है? सरकार को, यानी कि अपने ऊपर शासन करने वाले को हम खुद चुनते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। उसे ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। ठीक है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यह सिस्टम कहाँ है? हमारे भारत में। ठीक है, हम सरकार को अपने ऊपर राज करने के लिए हम खुद चुनते हैं। इसमें क्या होता है? सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह अच्छा है या खराब है। चुनने के बाद पता चलता है वह सही है या गलत है। इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अगर काम अच्छा किया है तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, अगर काम खराब किया है तो गाली सुनना भी किनको है? प्रधानमंत्री को ही है। ठीक है, जो काम अच्छा करता है उसको मानता है, जो नहीं करता है उसको गाली देता है। ऐसा सिस्टम चलते रहता है। तो यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है वह सही है या फिर गलत है। ठीक है, यह उदाहरण दिया हुआ है कि यह सिस्टम कहाँ है? हमारे भारत में। आगे चलते हैं। उसके बाद है तानाशाही। वैसा शासन जो लाठी, हम बताए थे आपको, लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है, उसे तानाशाही कहते हैं। हम बताए थे आपको कि वैसा शासन जो कि बंदूक और लाठी के दम पर शासन जिस देश में किया जाता है, उस देश के शासन को कौन सा शासन कहा जाता है? तानाशाही शासन कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि इस देश का शासन जो चल रहा है वह तानाशाही शासन चल रहा है। जैसे आपका उदाहरण में हो गया उत्तरी कोरिया। क्या हो गया? उत्तरी कोरिया। ठीक है, वहाँ के जो उस देश के जो मुख्य हैं, किंग जॉन नाम है उनका, तो वह क्या करते हैं? एक तरफ से उनको कहा जाता है कि यह तानाशाही है, जबरदस्ती यहाँ पर राज कर रहे हैं। उसके बाद आपका सैनिक शासन। वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, उसे सैनिक शासन कहा जाता है। हमने बताया था आपको कि वैसा शासन जहाँ की सैनिक ही सरकार पर कब्जा कर लेती है, उसे उस शासन को क्या कहेंगे? सैनिक शासन कहेंगे। ठीक है, नोट दिया हुआ है, मतलब कि आप मान सकते हैं लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है और यह सही भी है। ठीक है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर शासन माना जाता है कि जनता को क्या अच्छा लगता है, किस शासन को बैठाना चाहिए गद्दी पर, वह उनके लिए क्या है? सर्वोत्तम है, मतलब सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका सर्वोत्तम शासन है, सबसे अच्छा शासन। लोकतंत्र को कौन सा शासन माना गया है? सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छा शासन किसको माना गया है? लोकतंत्र को। उसके बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन है और आपको मालूम होगा कि भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ पर कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक, मतलब कि जनता ही सरकार को यहाँ पर भी चुनती है। आगे देखते हैं। उसके बाद है शासन के प्रकार। क्या है? शासन के प्रकार। शासन और भी प्रकार का होता है, मतलब और भी तरह से होता है। दो तरह का होता है, एक होता है अध्यक्षीय शासन, एक होता है संसदीय शासन। ठीक है, अध्यक्षीय शासन जो होता है वो होता है औपचारिक शासन। क्या होता है? औपचारिक। अध्यक्षीय जो होता है वो होता है औपचारिक, और संसदीय जो होता है वो होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। ठीक है, वह क्या है? वास्तविक होता है। अब यह औपचारिक और वास्तविक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन कहाँ होता है। ठीक है, तो अध्यक्षीय शासन वो होता है जहाँ की इस देश का, जिस देश में अध्यक्षीय शासन होता है उस देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रमुख होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उस देश को अध्यक्षीय शासन कहा जाता है। उस देश में कौन सा शासन है, अध्यक्षीय शासन। और संसदीय शासन उसको कहते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री कौन हो, प्रधानमंत्री देश का प्रमुख हो। कौन हो, देश का प्रमुख कौन हो, प्रधानमंत्री हो। ठीक है, जिस देश में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं। और जिस देश में प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे संसदीय शासन कहते हैं। मतलब कि और ऐसा बोल सकते हैं हम कि जैसे राष्ट्रपति भी हो और प्रधानमंत्री, कहने का मतलब है जिस देश में राष्ट्रपति के पास फुल पावर हो कि इस देश को हम चलाएंगे, उसे उस शासन को क्या कहा जाता है, अध्यक्षीय शासन। ठीक है, और जिस देश के प्रधानमंत्री के पास फुल पावर हो कि इस देश को हम चलाएंगे, उसे संसदीय शासन कहते हैं। संसदीय शासन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, संसद चुनता है, संसद। ठीक है, कौन चुनता है, संसद, इसीलिए उसे संसदीय शासन कहा जाता है। और अध्यक्षीय शासन होता है कि डायरेक्ट भाई उनको चुन लेते हैं। कोई क्या आपने देखा होगा कि भारत में क्या प्रधानमंत्री को वोट देने के लिए हमारे पापा मम्मी जाते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति के मामले में वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है वो। हमारे देश में क्या है, दोनों है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। और वास्तविक पावर जो होता है, देश को चलाने का पावर जो होता है, किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास। और औपचारिक, औपचारिक मतलब होता है नॉर्मल, आप सिर्फ बैठे रहिए, कोई काम नहीं है, ऐसे ही है। जैसे कोई काम नहीं है आपका, आप बैठे रहिए। राष्ट्रपति का ऐसे भी हमारे देश में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ बना दिया जाता है राजा की तरह, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। औपचारिक पावर रहता है राष्ट्रपति के पास और वास्तविक पावर रहता है प्रधानमंत्री के पास। अध्यक्षीय शासन, जिस देश का शासक राष्ट्रपति हो उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं। और जिस देश का शासक प्रधानमंत्री हो उसे संसदीय शासन कहते हैं। नॉर्मल भाषा यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ, ये देखिए, अध्यक्षीय शासन वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का नाम सुना होगा आपने कि वह क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति है। क्या है, राष्ट्रपति है, यानी कि वहाँ कौन सा शासन चल रहा है, अध्यक्षीय शासन चल रहा है। उसके बाद संसदीय शासन, वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे संसदीय शासन वाला देश कहते हैं। हमारे देश में मेन पावर किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास है। देश चलाने का पावर किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास है। अगर देश में विकास हो रहा है तो इसका कारण कौन है, प्रधानमंत्री है। और अगर देश में गलत काम हो रहा है तो इसका कारण कौन है, प्रधानमंत्री है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो सराहना भी जनता जो है वहाँ की प्रधानमंत्री को ही देंगे, और अगर गलत काम हो रहा है तो गाली भी प्रधानमंत्री ही सुनेंगे। राष्ट्रपति का इसमें कोई मतलब, राष्ट्रपति का इसमें, ये जो राष्ट्रपति है इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में वैसे भी राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण के लिए भारत। भारत में किसके पावर किसके पास है, भारत के पास, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, भारत में पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। वहीं एक और देश है ब्रिटेन। यहाँ पर क्या है, वहाँ की जो महारानी थी, वहाँ की जो रानी थी, उनको क्या किया गया, दोनों ले लिया उसने। ठीक है, उसने क्या किया, अध्यक्षीय शासन अपनाया। शासन में लोकतंत्र रखा उसने, और लोकतंत्र में कौन सा शासन, अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन में क्या किया, उनको महारानी बना दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया उनको। और पावर दे दिया गया प्रधानमंत्री के पास। किसके पास, प्रधानमंत्री के पास, यानी पीएम, प्रधानमंत्री मुद्दे हैं। ठीक है, तो पावर किसके हाथ में दे दिया, वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के पास, और औपचारिक पावर राष्ट्रपति के पास। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने अपने देश में राजतंत्र रखते हुए भी, लोकतंत्र रखते हुए भी राजतंत्र को आगे बढ़ाया है। ठीक है, रानी बना दिया राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री का चुनाव करके प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं,
आगे है आपका शासन का रूप, मतलब और भी प्रकार का शासन होता है। एक होता है संघात्मक, एक होता है एकात्मक, ठीक है। संघात्मक शासन उसको बोला जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है संघात्मक शासन, वैसा देश जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें काम करती है उसे संघात्मक शासन वाला देश कहा जाता है। आपको बताएंगे स्विट्जरलैंड। पहले स्विट्जरलैंड में मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है मुख्यमंत्री, यहाँ पर राज्य प्लस केंद्र, ठीक है, राज्य प्लस केंद्र दोनों सरकारें हैं। कौन सा सरकार है? राज्य का भी सरकार है और केंद्र का भी सरकार है। तो दोनों सरकार मिल के आपस में, ठीक है, जो देश को आगे बढ़ाता है, जो काम करती है, उसे ही संघात्मक शासन कहते हैं। कि आप अपना राज्य में शासन कीजिए, हम अपना देश में शासन करेंगे और आपके ऊपर हम रहेंगे, ठीक है। यानी कि देश को चलाते हुए भी राज्य को चलाना ही क्या कहलाता है? संघात्मक शासन। जहाँ पर सर आपने ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए, केंद्र में भी यानी प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, तो यह क्या हो गया? एक ही आदमी चला रहा है राज्य को भी और देश को। इसे ही कहेंगे संघात्मक शासन। राज्य का सरकार और केंद्र का सरकार दोनों आपस में मिलकर, इसे क्या कहेंगे? संघात्मक। संघ मतलब होता है साथ मिलकर, ठीक है। आपका उदाहरण के लिए है भारत। भारत में वही है, राज्य का भी सरकार है और केंद्र का भी सरकार है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केंद्र का ही सरकार है, राज्य और केंद्र दोनों का सरकार है। एकात्मक शासन, वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। वैसा देश, जिस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री ही रहता है, मुख्यमंत्री नहीं रहता है, उसे ही एकात्मक शासन वाला देश कहेंगे। मतलब एक ही आदमी शासन करे उसे ही क्या कहेंगे? एकात्मक शासन। दो आदमी साथ मिलकर क्या करे? शासन करे तो उसे संघात्मक शासन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका सरकार के अंग। अंग मतलब होता है, जैसे सुना होगा आपने, सरकार के 4 स्तंभ होते हैं। यहाँ पर आपको 3 के बारे में पढ़ना है, एक के बारे में नॉर्मली आपको हम बता देंगे। सबसे पहला है विधायिका। क्या है? विधायिका। हमने आपको बोला होगा विधायक, सुना होगा आपने, विधायक, इसी को कहा जाता है विधायिका, ठीक है। क्या कहा जाता है? विधायिका। और विधायिका संसद को भी बोला जाता है, संसद को क्या बोला जाता है? विधायिका। इसको बोला जाता है MP, इसको बोला जाता है MLA, ठीक है। यह जो है विधायिका के अंदर आता है और MP MLA विधायिका के अंदर इसलिए आता है क्योंकि इन दोनों का कार्य होता है कानून को बनाना। क्या करना होता है? कानून को बनाना। विधायक और संसद का कार्य जो होता है वह होता है, विधायक और संसद का जो कार्य होता है वह क्या होता है? वह होता है कानून को बनाना। क्या करना? कानून को बनाना। कानून को क्या करना होता है? कानून को बनाना होता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ यही है कि यह कानून को क्या करेगा? बनाएगा। अब बन तो गया है कानून, अब लागू कौन करेगा? लागू करने के लिए चाहिए ना कोई, लागू कौन करेगा? तो लागू करने के लिए है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। ये कौन है? हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर मंत्री आते हैं। कौन आते हैं? मंत्री। कार्यपालिका के अंदर मंत्री आते हैं। अब मंत्री तो अपने से काम करेंगे नहीं, जिसके लिए इन्होंने रखा हुआ है SDM DM, इस सब को, ठीक है, BDO CM, इस सब को रखा हुआ है कार्य करने के लिए। तो इसे ही क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। इसका काम है कानून को बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना। क्या काम है? इसका काम है कानून को बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना। अब कानून बन भी गया, लागू हो गया, मान लीजिए जनता इसको स्वीकार नहीं करती है, तो क्या होगा? तो इस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बनाया है न्यायपालिका। क्या बनाया है? न्यायपालिका, जिसको हम कोर्ट बोलते हैं।
कोर्ट, क्या बोलते हैं, कोर्ट। यह अगर मान लीजिए जैसे नियम बन गया कि आपको हेलमेट लगा के चलना है, नहीं चलेगा तो क्या करेगा, पुलिस पकड़ेगा, आपको लेके जाएगा थानों में जाकर आपको सज़ा मिलेगा या फाइन भरना पड़ेगा। या तो मान लीजिए कि नियम बना दिया है कि किसी को मार पीट नहीं करना है, मारना नहीं है जान से, अब आपने मार दिया है, मान लीजिए आप कानून नहीं माने हैं, आपने मार दिया, तो फिर क्या करेगा, तो फिर वही पकड़ के लेके जाएगा पुलिस और कहाँ रख देगा, कोर्ट में। 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। और धारा के बारे में बाद में विस्तार से आगे पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगली क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोर्ट लेके जाया जाएगा 24 घंटे के अंदर, यहाँ पर आपको सजा सुनाया जाएगा, यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। जैसे किसी के साथ अन्याय होता है तो न्याय चाहिए ना, इसीलिए उसका नाम रखा न्यायपालिका, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर मान लीजिए कोई गलत कानून, मान लीजिए ये विधायिका है, ठीक है, मान लीजिए ये विधायिका है, मान लीजिए ये विधायिका है, ये जो है, सॉरी, ये जो तीनों मिल के कोई गलत काम, मान लीजिए गलत कानून बना दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई गलत कानून बना दिया, तो मान लीजिए कोई गलत कानून बना दिया, ठीक है, जैसे ये विधायिका ने कोई गलत कानून बना दिया और वह कानून इसने लागू भी कर दिया और उसमें भी इसको सजा भी दे दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए कोई तो चाहिए। तो सरकार का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, किसको माना जाता है, मीडिया को माना जाता है, किसको माना जाता है, मीडिया को। तो यही माइक लेके आएंगी विश्व कन्या, जिसको बोला जाता है, वो आएंगी, नमस्कार, मैं इस न्यूज से आपको फटाफट 20, 25, 50 न्यूज़ सुनाने के लिए, देख के न्यूज़ सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही बोलेंगी, आएंगी, मैं सुनाने आई हूँ और आपको फटाफट 20 न्यूज़ सुनाती हूँ, 100, 200 जितना भी सुनाना है, फटाफट जो है कि उधर स्क्रीन लगा हुआ रहता है, वहाँ पर पढ़ते जाते हैं और आपको कैमरे में बोलते जाती हैं, ठीक है। तो वो जो उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए कौन आएंगी, मीडिया आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आपका है विधायिका, परिभाषा अथी कर लेते हैं। विधायिका किसको कहते हैं, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करते हैं। हमने आपको बताया सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का क्या करता है, काम करती है, उसे क्या कहा जाता है, विधायिका कहते हैं। कानून कौन बनाता है, तो बनाता है विधायक और संसद। कानून कौन बनाता है, विधायक और संसद, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। हमने आपको बताया था कि सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका। उसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका। काम तो करिए आप। उसके बाद अगला है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का वह अंग जो कानून की देख रेख करने का काम करता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। देख रेख मतलब वही होता है कि आपको बोला गया था कि सर नहीं फोड़ना है, आपने किसी मान लो फोड़ दिया, किसी का सर मुंडी भंग दिया लड़ाई झगड़ा में, तो क्या होता है, उसके ऊपर नज़र तो रखने के लिए कोई चाहिए ना, सजा देने के लिए कौन नहीं, तो उसके लिए क्या बना हुआ है, उसके लिए न्यायपालिका बना हुआ है। क्या बना हुआ है, न्यायपालिका। सरकार का वह अंग जो कानून की देखरेख करता है, देखरेख करने का काम करता है, उसे ही न्यायपालिका कहा जाता है। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब जो है राष्ट्र निर्माण, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे विस्तार से। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के बारे में, ठीक है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किसी देश का निर्माण करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यक है, इस सब के बारे में क्या करेंगे, हम आगे जानेंगे, ठीक है। चंदन, चंदन
वो सर जिबला कहाँ से निकालने हो रहा है? हाँ? सर जिबला डिलीट कर दे। साफे हटा तो बंद कर पड़ी गई।